हेलो फ्रेंड्स। अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे, जो आखिरी पार्ट है और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें मेनली हम लोग जो हमारे लास्ट पार्ट में बच गया था, रेशियो एनालिसिस, उस पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यूज ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज। A financial ratio expresses the mathematical relationship between two or more financial statement items that are logically linked. एक करेक्ट है, इस रेशियो मीन्स न्यूमरेटर divided by denominator, but they are logically linked। ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, a current ratio is equal to a current asset by current liability, but in current assets there are various factors are involved. In current liability there are various parameters are involved, so we have to logically derive it. The comparison should be over time and in same space. Like must always be compared with the like. It's मतलब यही है कि एप्पल को एप्पल के साथ कंपेयर करना है। कंबाइंड यूज ऑफ फाइनेंशियल रेशियो इज मोर इंफॉर्मेटिव। कोई एक कंपनी का फाइनेंशियल रेशियो, कोई एक रेशियो देख के उसको इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल होता है अनटिल अनलेस उसको हम लोग कंपेयर करें फ्रॉम द इंडस्ट्री और पीयर कंपनीज के साथ। Financial ratios are indicators of management performance and financial strength. So, जब हम कंपेयर करते हैं तो फाइंडिंग द अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड इज वेरी डिफिकल्ट। अ हाई रेशियो, a current ratio may be good or bad. It can't be viewed in isolation. Is a high CR good or bad? Is a high ROI always good? ये बोलना बहुत ही मुश्किल है अनटिल अनलेस हम उसको डीप एनालिसिस करते हैं उस कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशंस को। वैल्यूज ऑफ रेशियो कंपेयर्ड अक्रॉस टाइम। अब मैनेजमेंट परफॉर्मेंस रेशियोज क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज एंड एसेट यूटिलाइजेशन रेशियोज। मार्जिन रेशियोज लाइक रिटर्न ऑन सेल्स show how successful a management is in creating profit from the given quantity of sales. Return on investment ratio takes into account the investment needed to generate the profit. कितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं टू जनरेट द प्रॉफिट, कितना हम सेल कर रहे हैं टू जनरेट दैट यूनिट ऑफ प्रॉफिट। Asset utilization ratio measures how efficient a management uses the company's assets. So moving on the next slide, profitability ratios. प्रॉफिट हम जानते हैं कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स। ग्रॉस ऑपरेटिंग मार्जिन, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स। इससे हम लोग को ग्रॉस ऑपरेटिंग मार्जिन पता चल जाएगा। नेट ऑपरेटिंग मार्जिन, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स। रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। Return on assets, net profit before interest divided by total assets. So net profit after tax plus interest, ये टैक्स के इम्पैक्ट को हटा के उसके बाद टोटल एसेट से डिवाइड करना है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट। अर्निंग पर शेयर, हम एक शेयर में कितना अर्न कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। अब आप देखिएगा कहीं कहीं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, कहीं बिफोर टैक्स है, कहीं बिफोर इंटरेस्ट है। ऐसा क्यों है? देखिए, नेट प्रॉफिट मार्जिन मतलब फाइनली जो हमारा प्रॉफिट हाथ में आता है आफ्टर टैक्स, तो वो अगर हमको कैलकुलेट करना होता है कि कितना प्रॉफिट मार्जिन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स करते हैं। ग्रॉस ऑपरेटिंग मार्जिन, कभी कभी क्या होता है कि जब न्यू कंपनीज होती हैं उसमें ऑपरेशनल प्रॉफिट कितना होता है वो देखना है, तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स, तो हम लोग ग्रॉस ऑपरेटिंग मार्जिन चेक करते हैं। नेट ऑपरेटिंग मार्जिन, अब किसी कंपनी का, वो कंपनी लोन लेके काम कर रही है, कोई विदाउट लोन काम कर रही है, तो
वो दोनों कंपनी को अगर कंपेयर करना हो रहेगा तो हम नेट ऑपरेटिंग मार्जिन लेंगे। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि जब लोन लिया तो उन्होंने इंटरेस्ट पे किया, तो उसके बाद कुछ टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है क्योंकि एक्सपेंसेस कम हो गए। तो उसके में हम अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन से कंपेयर करेंगे तो वो एक्यूरेट कंपैरिजन नहीं होगा। दैट्स व्हाई वी नेट कंपेयर विद नेट ऑपरेटिंग मार्जिन, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय सेल्स। रिटर्न ऑन इक्विटी, हम कितना पैसा लगाए और कितना प्रॉफिट मिला, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। रिटर्न ऑन एसेट, एसेट क्योंकि कोई कोई कंपनी लोन से भी परचेस करती है, इसलिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लिया जाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी आता है और लॉन्ग टर्म डेब्ट भी आता है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि जब डेब्ट कंपनी और विदाउट डेब्ट कंपनी को कंपेयर करेंगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एग्जैक्ट एक्यूरेट आए और ठीक से कंपेयर हो सके, इसलिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट लेते हैं। अर्निंग पर शेयर, तो एक 100 शेयर उन्होंने इशू किया, प्रॉफिट 100 रुपये है, मतलब 1 रुपये पर शेयर अर्निंग है। मूविंग इनटू नेक्स्ट स्लाइड, मार्जिन रेशियोज, ग्रॉस ऑपरेटिंग मार्जिन, नेट ऑपरेटिंग मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये हमने लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया है। मेजर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी तो हम लोग जानते हैं आउटपुट बाय इनपुट, जितना ज़्यादा होगा उतना कंपनी एफिशिएंट है। टेंड टू बी हाईली इंडस्ट्री स्पेसिफिक, हर कंपनी कोई इंडस्ट्री में काम करती है, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होता है, ठीक है, एफएमसीजी इंडस्ट्री होता है, मेडिकल इंडस्ट्री होता है, फार्मा होता है, हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री होता है। तो हर इंडस्ट्री का रेशियोज अलग अलग होते हैं। नाउ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियोज, so main ratios are return on equity, return on assets, return on capital employed. Each reflects the profit generated by a specific pool of funds. Okay, specific pool of funds. Equity, so equity is a pool of fund. Okay, debt is a pool of fund. So capital employed is a equity plus debt both, excluding the cost of specific fund considered. एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक फंड कंसिडर, इसका मतलब कि जब हम लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट पोर्शन को हम नहीं लेते हैं न्यूमरेटर में। डिफरेंट डिनोमिनेटर्स इन्वेस्टमेंट बेस एंड न्यूमरेटर्स प्रॉफिट फिगर रिटेन्ड। सो रिटर्न ऑन इक्विटी measures how much a company has earned on the fund invested by its shareholders. तो शेयर होल्डर ने जो फंड कंपनी में लगाई उनको कितना रिटर्न मिल रहा है। Return on assets shows how well a company's funds were used irrespective of the relative magnitude of the sources of these funds, current liabilities, debt, and equities. Return on capital employed shows how much a company has earned on invested long-term fund, permanently employed capital, equity plus long-term debts. ये जो पोर्शन है इक्विटी, ये हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। ये करंट लायबिलिटी, कंपनी शॉर्ट टर्म डेब्ट लेती है जिससे वो करंट एसेट क्रिएट होता है, और ये फिक्स एसेट जिसमें लॉन्ग टर्म डेब्ट लेके है। नेट वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ओके, अर्निंग पर शेयर shows how much of a period's net profit has been earned by each ordinary share outstanding, by share outstanding plus all potential shares. Okay, potential shares are equity instrument issued that can be converted into ordinary share at the option of the holder of the instrument. AS20 earning per share requires that listed company disclose both basic and diluted EPS on the face of the income statement. Okay, a price earning ratio, जनरली इन्वेस्टर्स प्राइस अर्निंग रेशियो का यूज बहुत ज़्यादा करते हैं,
So what is EPS? EPS is an input to market ratio, the price earning or the PE ratio. PE ratio बोलते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर बाय अर्निंग पर शेयर। तो मैंने 100 रुपए में एक कंपनी के शेयर मिल रहे हैं मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, और उससे हम कितना अर्न कर रहे हैं। सो इट इज इन्वर्टेड रेट ऑफ रिटर्न रेशियो, आल्सो कॉल्ड अर्निंग मल्टीप्लायर। Now dividend yield ratio. The dividend yield ratio reflects the relationship between the dividend per share paid to the shareholders and the current market price of the डिविडेंड रेशियो। से क्या पता चलता है कि एक शेयर अगर हम स्टॉक मार्केट से लेते हैं तो उससे हमको कितना डिविडेंड मिल रहा है। 10 रुपए का फेस वैल्यू रहता है, उसके ऊपर हमको डिविडेंड मिलता है 2 रुपए, 3 रुपए, कभी 200%, 20 रुपए, और उसका मार्केट प्राइस क्या है, 100 रुपए, 200 रुपए। तो कितना यील्ड का रेशियो क्या है, डिविडेंड पर शेयर बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, डिविडेंड यील्ड रेशियो हो जाता है। अब हम आ जाते हैं एसेट यूटिलाइजेशन रेशियोज में, जिसमें हमको ये पता चलता है कि कंपनी ने किस तरह से अपने एसेट्स को यूटिलाइज किया है। सो देयर आर 4 मेजर ratios: total asset turnover ratio, fixed asset turnover ratio, inventory turnover ratio, and receivable turnover ratio. Okay, now turnover ratio measures the efficiency use of assets, tend to be industry specific. So what what is the formula for total asset turnover ratio? This is sales by total asset. तो अगर हमने 100 करोड़ के एसेट हैं तो उससे कितना सेल्स किया, 1000 करोड़ सेल्स किया। ओके, सो द टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो भी 10। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो 1000 करोड़ सेल किया तो उसमें मेरा फिक्स एसेट कितना है, तो 50 अगर है तो 20 will be the fixed asset turnover, 20 times इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है कॉस्ट ऑफ सेल बाय इन्वेंट्री, एक सेल करने में कितना कॉस्ट लगा बाय द इन्वेंट्रीज। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो नेट कैरिड सेल्स बाय रिसीवेबल्स, मतलब कितना हम सेल्स क्रेडिट में कर रहे हैं और कितना पैसा आना अभी बाकी है। Financial strength ratios indicates the strength of the company's financial position from the point of view of long-term solvency risks and short-term liquidity risks. Solvency refers to a long-term ability to generate cash internally or from external sources in order to meet the long-term financial obligations. Liquidity refers to the ability to generate cash to meet the short-term obligations. That's it. Current assets. Current assets give us the return within an accounting period. So it shows the current ratio shows the liquidity of the company. Solvency, debt equity ratio. Okay. So long-term solvency, main ratios are debt equity ratio, gearing ratio, interest and dividend coverage ratio. Gearing is an indicator of default risk. क्या डिफॉल्ट करेगा कंपनी या नहीं। डेब्ट फाइनेंसिंग इंट्रोड्यूसेस फाइनेंशियल रिस्क बिकॉज इट इम्प्लाइज फिक्स कमिटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट एंड प्रिंसिपल रिपेमेंट एंड एक्सपोजर टू इंटरेस्ट रेट। क्योंकि जब भी कोई कंपनी लोन लेती है तो वो डिफॉल्ट रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क के का सामना उनको करना पड़ता है, क्योंकि वो कमिट करती है कि वो इंटरेस्ट पेमेंट करेगी, प्रिंसिपल पेमेंट करेगी और इंटरेस्ट रेट मूव्स एज पर द मार्केट सिनेरियोस। सो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रिस्क रेशियो, gearing, debt by equity, this ratio is also frequently computed on the basis of debt to total finance. So DSCR, debt service coverage ratio, कंपनी अपनी EMIs पे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। इसका न्यूमरेटर में रहता है पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस मतलब डिप्रिसिएशन, प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। क्यों रहता है, क्यों ऐड करते हैं हम प्रॉफिट में, क्योंकि प्रॉफिट से पे करना है। डिप्रिसिएशन हम
रिड्यूस तो करते हैं अपने सेल्स से टू डिराइव प्रॉफिट, बट वो खर्चा कहीं होता नहीं है। और इंटरेस्ट भी हम रिड्यूस करके प्रॉफिट डिराइव करते हैं, इसीलिए वो भी हम ऐड बैक करते हैं। डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट, दैट मीन्स द EMI। ओके, तो नेक्स्ट इज इंटरेस्ट कवरेज, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाई नेट इंटरेस्ट चार्जेस। तो इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले का जो प्रॉफिट होगा उससे हम देखेंगे कि अगर 100 रुपये प्रॉफिट है तो हमारा नेट इंटरेस्ट चार्जेस 100 रुपये से कम होना चाहिए, तब तो पे कर पाएंगे। तो डिविडेंड कवरेज अर्निंग पर शेयर बाय डिविडेंड पर शेयर, मतलब एक शेयर से हमको कितना डिविडेंड मिल रहा है। मान लीजिए वो कंपनी ने 100 शेयर इशू किए हैं और 100 रुपये का अर्निंग हुआ है, तो 1 रुपये पर शेयर मिल रहा है। उसके बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि हम डिविडेंड देंगे 50%, तो उससे हमको डिविडेंड कवरेज रेशियो पता चलता है। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिस्क, करंट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, क्रेडिट गिवन एंड क्रेडिट ऑब्टेन, डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग, कितने दिन से हमारे पास स्टॉक है, माल बिका नहीं है, रॉ मटेरियल भी हो सकता है इन्वेंट्री में, फिनिश गुड भी हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है। लिक्विडिटी टेस्ट फोकस ऑन द मेकअप ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड द एक्टिविटी लेवल ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। वर्किंग कैपिटल कोई कंपनी कैसे यूज कर रही है वो चेक करता है लिक्विडिटी टेस्ट। लो लिक्विडिटी implies financial risk as inability to service the short-term debt payments may lead to higher interest expenses and eventually bankruptcy। क्योंकि लो लिक्विडिटी होने से कंपनी अपने ऑब्लिगेशन, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पे नहीं कर सकती, ये पता चलता है। सो करंट रेशियो, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में क्या क्या हो जाता है, इन्वेंट्री होता है, इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स होता है, रिसीवेबल्स होता है, शॉर्ट टर्म कहीं इन्वेस्ट किए हैं वो होता है, एडवांस टैक्स होता है, और कैश एंड बैंक बैलेंस होता है। करंट लायबिलिटी क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कहीं से लिए, कुछ शॉर्ट टर्म पेमेंट्स अगर बाकी है कंपनी के, जैसे सैलरी पेमेंट बाकी है, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट बाकी है, कुछ पेमेंट्स बाकी है तो वो सब आता है, टैक्स पेमेंट बाकी है तो वो सब आ जाता है। क्रेडिटर्स, क्रेडिट में माल लिया है तो वो आ जाता है। ओके, क्विक रेशियो, क्विक रेशियो क्या है, करंट रेशियो से भी, करंट रेशियो में क्या होता है कि एग्जैक्ट पिक्चर नहीं आता है। मान लीजिए करंट एसेट में कुछ इन्वेंट्री शो हो रहे हैं जो बहुत दिनों से बिक नहीं रही है, बेचने लायक है, इट इज मार्केटेबल, बट पर कंपनी की बिक नहीं रही है, तो उसमें एग्जैक्ट पिक्चर नहीं आता, तो क्विक रेशियो हम देखते हैं। तो करंट एसेट में से हम इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं, अब फिर डिवाइड करते हैं उसको करंट लायबिलिटी से, तो एग्जैक्ट क्विक रेशियो, एग्जैक्ट लिक्विडिटी रेशियो आता है, जिस क्विक रेशियो बोलते हैं। डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग, कितने दिन से इन्वेंट्री है, तो वो हम लोग चेक करते हैं। उसका फॉर्मूला है इन्वेंट्री बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स करने में कितना खर्चा आ रहा है, कितना इन्वेंट्री पड़ा हुआ है, इंटू 365 डेज। सिमिलरली क्रेडिट गिवेंस, कितना क्रेडिट दिए हैं, मतलब जिस हम 100 करोड़ का सेल किए, 50 करोड़ का क्रेडिट में दे दिए हैं और 25 करोड़ अभी बाकी है, मतलब 6 महीना लग जा रहा है पैसा घूमने में, तो वो कम होना चाहिए, 1-2 महीने में पैसा आ जाना चाहिए। जो जो वो एज पर द एग्रीमेंट कंपनी अपना काम करती है कि हम 2 महीना में पेमेंट करेंगे, 3 महीना में पेमेंट करेंगे, अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन द वर्क ऑर्डर कंपनी का अपना निगोशिएशन स्किल्स और उसका मार्केटेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। क्रेडिट ऑब्टेन, ट्रेड पेएबल, हम जो माल क्रेडिट में लिए हैं क्या हम उसको टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, क्या हम ज़्यादा दिन तक रख रहे हैं, और ज़्यादा दिन तक रख रहे हैं मतलब लोग हमको फिर भी क्रेडिट दे रहे हैं, मगर that means our company has that reputation, okay, so that is good. So analyzing the financial statement, decode messages built into financial statement and use them to tell the story. करंट, जैसा हमने बताया था, करंट रेशियो को अगर 1.5 में वो अच्छा है कि खराब है, ये डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल से, अनटिल एंड अनलेस हम उसका पीयर कंपनी के साथ करंट रेशियो को कंपेयर करें, उसके लास्ट ईयर के साथ करंट रेशियो को कंपेयर करें, उसके इंडस्ट्री के साथ करंट रेशियो को कंपेयर करें।
कंबाइंड पैटर्न्स ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज, फाइनेंशियल रेशियोज का पैटर्न क्या है वो भी चलना है. कंपेयर क्रॉस सेक्शनली. रेशियो एनालिसिस ओनली अ पार्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल प्रोसेस. ऑल्सो कंसिडर नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर performance indicators, broader economic variables, information about the future business पर. ये जो भी हम लोग रेशियोज देख रहे हैं ये पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर देख रहे हैं, मगर फ्यूचर क्या है, उसके पास अभी वर्क ऑर्डर है कि नहीं, उसका अभी का डिलीवरी कंडीशंस कैसा है कंपनी का. थैंक यू फ्रेंड्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के तीनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया. होपफुली आपको एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा. इनमें से कोई भी टॉपिक आपको अगर समझने में कोई दिक्कत हुई है और या मैं समझाने में नहीं पाया हूँ, सो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू कमेंट. ओके, थैंक यू.